जय हिंद दोस्तों, ग्लोबल अफेयर्स में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं सुलेमान। ईरान इजराइल कॉन्फ्लिक्ट, ईरान इजराइल वार 12 दिन बाद ख़त्म हुआ। फाइनली ट्रम्प का अनाउंसमेंट हुआ कि बोथ कंट्रीज हैव एग्रीड फॉर सीज फायर। ये युद्ध बहुत भीषण था, काफ़ी नुकसान दोनों देशों ने झेला और विथ द अनाउंसमेंट ऑफ सीज फायर बोथ कंट्रीज हैव एग्रीड फॉर सीज फायर बाय पुटिंग डाउन देयर आर्म्स एंड एम्यूनेशंस। ऑपरेशन राइजिंग लायन के साथ युद्ध शुरू हुआ था जब इसराइल ने मल्टीपल सिटीज़ ऑफ ईरान पर हमला किया। उनके कई टॉप क्लास के मिलिट्री कमांडर्स मारे गए, टॉप क्लास के न्यूक्लियर साइंटिस्ट मारे गए, टेक्नीशियंस मारे गए, जो ग्राउंड सपोर्ट था वो ख़त्म हुआ। साथ ही साथ जो उनके प्रिंसिपल न्यूक्लियर साइट्स थे सच एज एस्फहान, नतान्स और फोर्दो, इन पर हमला किया गया। मल्टीपल अटैक्स किए गए बाय अटैकिंग दोज सेंटर्स। तो एक प्रकार से इनिशियली इसराइल ने अपर एज गेन किया। F-35 का एक्सटेंसिवली यूज़ किया गया और लगातार हमले किए गए ईरान पर ताकि उसे संभलने का मौका न मिले, और बाकी नुकसान बहुत हुआ। ईरान की क्षमता काफ़ी हद तक नीचे गिरी भी, लेकिन फिर ईरान ने रिटेलिएट किया बाय अटैकिंग तेल अवीव, हाइफा में हमारा पोर्ट है, भारत का एक पोर्ट है। ये अदानी ग्रुप द्वारा मैनेज और ऑपरेट किया जाता है। लेकिन इसके बाद फिर एस्केलेशन बढ़ने लगा। ऐसा लगने लगा कि अब समय आ गया है कि इस युद्ध को रुकना होगा। डी एस्केलेशन की मांग कई एक्टर्स ने की, EU ने की, इंडिया ने की, दूसरे कंट्रीज़ ने की। इसी बीच ऐसा लगा कि यूएस की क्या कैलकुलेशन है, यूएस की क्या मंशा है। यूएस ने इनिशियली कहा कि हमें इस युद्ध में इन्वॉल्व न करें, हम इस युद्ध से खुद को अलग करते हैं, हम इस युद्ध में इन्वॉल्व नहीं हैं, हमें इस युद्ध से कोई भी लेना देना है नहीं। लेकिन ऑल ऑफ सडन ट्रम्प का यूटर्न और उसके बाद B-2 बॉम्बर्स से हमला ऑन नतान्स, एस्फहान एंड फोर्दो साइट ऑफ ईरान। B-2 बम्बर्स से हमला किया गया ताकि फोर्दो न्यूक्लियर साइट को तबाह किया जा सके, काफ़ी नुकसान पहुंचाया जा सके। ये एक मेजर न्यूक्लियर साइट है ईरान की, यहाँ पर एनरिचमेंट का काम होता है, तो ये काम रुका जा सके, इसके लिए हमला किया गया। और अब ईरान ही बताएगा कि कितना नुकसान उससे हुआ। इतना तय है कि इस युद्ध में थोड़ा थोड़ा गेम दोनों कंट्रीज क्लेम कर सकती हैं, लेकिन अभी समझना होगा कि हु इज़ द क्लियर विनर। अगर हम बात करें तो इसराइल ने इनिशियली एक प्रकार का गेम एंजॉय किया, लगातार हमले वो करता रहा, उसने मिलिट्री सिक्योरिटी एंजॉय करी, ईरान को डिफेंसलेस किया, उसका एयर डिफेंस सिस्टम को ख़त्म किया, S-300 इनफेक्टिव हो गया ईरान का, और एक प्रकार से क्लियर डोमिनेंस रहा इसराइल का। लेकिन ये इनिशियल फेज तक रहा, नॉट थ्रू द वार, क्योंकि फिर ईरान ने दिखाया अपना एक प्रकार का रेजिलियंस, स्ट्रेटेजिक रेजिलियंस कैसे कहते हैं वो ईरान ने बताया। ईरान ने रिटेलिएट किया बाय अटैकिंग तेल अवीव, बाय अटैकिंग हाइफा एंड अदर सिटीज़ ऑफ इसराइल। सदर्न इसराइल पर हमला किया गया, लगातार हमले होते गए, जिससे इसराइल को भी हमला हुआ, इसराइल को नुकसान हुआ। इसराइल के PM बेंजामिन नेतन्याहू ने शायद ये कैलकुलेट नहीं किया था कि वो इतना ज़्यादा अटैक देख सकते हैं ईरान का। उन्हें लगा था कि विद द कपल ऑफ डेज युद्ध रुक जाएगा और एक प्रकार का उनका डोमिनेंस रहेगा। डोमिनेंस शुरू में रहा भी, लेकिन वो बाद में कम होने लगा। ये भी सही है कि ईरान को भी नुकसान हुआ है, उनके कई शहरों पर लगातार हमले हुए, कई निर्दोष नागरिक वहाँ पर मारे गए, और निर्दोष नागरिक मारे गए इसराइल में भी, ईरान में भी। तो दोनों ही देशों को पर्याप्त नुकसान हुआ है इस वार में। किसी को फ़ायदा होता नहीं वार में, वैसे भी चाहे कोई भी पार्टी लड़ रही हो, कोई भी कंट्रीज लड़ रही हो आपस में, उन्हें नुकसान तो झेलना ही पड़ता है, नुकसान हुआ। अब अगर हम कैलकुलेट करें कि कौन जीता कौन हारा, पर्सपेक्टिव किस कंट्री का क्या था, तो आइए समझते हैं। इसराइल के पर्सपेक्टिव से समझते हैं। सबसे पहले इसराइल ने कहा कि हमारा ऑब्जेक्टिव पूरा हुआ। हमारा ऑब्जेक्टिव था कि ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम ख़राब हो, फेल हो, बर्बाद हो, वो हुआ। हमने ईरान को कई साल पीछे ढकेल दिया उसके न्यूक्लियर प्रोग्राम में, ये बात सही भी है। उनके साइट्स पर अटैक करके, उनके न्यूक्लियर साइंटिस्ट को मार के, उनके टेक्निकल सपोर्ट को ख़त्म करके इसराइल ने काफ़ी तक के पाए भी। हालांकि जो एक्सपर्टाइज, जो नॉलेज उनके पास अभी है, उसे वो ख़त्म नहीं कर पाया है। तो ईरान दोबारा कोशिश करेगा खुद को रिगेन करने की, खुद को खड़े करने की, खुद को दोबारा से उस पोजीशन में लाने की, अपने न्यूक्लियर इंफ्रास्ट्रक्चर को रिबिल्ड करेगा, दोबारा से बनाएगा।
तो एक प्रकार से इसराइल का मोटिव पूरा हुआ। उसने एक प्रकार से कहा कि हमने विश्व को न्यूक्लियर थ्रेट से बचाया और हमारा ऑब्जेक्टिव जो था कि अगेंस्ट ईरान हमें न्यूक्लियर साइट्स पर हमले करने हैं और उसे न्यूक्लियर पावर नहीं बनने देना है। तो ऐसा हुआ, बिल्कुल हुआ। उसको सपोर्ट मिला फाइनली यूएसए का, एक प्रकार का सपोर्ट मिला यूके का, तो उसको एडवांटेज रहा इस पूरे युद्ध में। और फिर B-2 बम्बर से हमला हुआ तो फिर ईरान को भी नुकसान झेलना पड़ा। तो इजराइल क्लेम कर सकता है कि उसका काफ़ी हद तक ऑब्जेक्टिव पूरा हुआ इस युद्ध में, उसका मोटिव पूरा हुआ। कॉन्फ्लिक्ट ख़त्म नहीं हुआ है, युद्ध ख़त्म हुआ, ये बात याद रखिएगा। ईरान के पर्सपेक्टिव से समझते हैं। ईरान ने दिखाया रेजिलियंस, कि कैसे दृढ़ता दिखाई जाती है युद्ध में, कि कैसे दृढ़ रहकर अगेंस्ट एनिमी कैसे रेजिलियंट रहकर हमले झेलते हैं और हमला करते भी हैं। तो ईरान ने पहले हमला झेला और फिर हमला किया। तेल अवीव, हाइफा और दूसरे शहर पर हमले हुए। इज़राइल बस वाकई इट वॉज क्वाइट सरप्राइज, शॉक में था इज़राइल कि ऐसे हमले कर रहा है ईरान। इज़राइल का जो एयर डिफेंस सिस्टम है 85% तक इफेक्टिव रहा, 100% इसकी एक्यूरेसी नहीं रही। डेविड स्लिंग, आयरन डोम, एरो 3 इंटरसेप्टर्स, उन्होंने कुछ हद तक ही रक्षा की, पूरी तरीके से वो नहीं रहे, ब्रीच होते गए। इज़राइल को उतने ज़्यादा सुरक्षा नहीं दे पाए अगेंस्ट ईरानियन मिसाइल्स लगातार हमले करते रहे और उनके शहरों में बर्बाद करते रहे। तो ईरान ये क्लेम कर सकता है कि भले इज़राइल को एक प्रकार का अपर एज रहा, भले इज़राइल ने हमारे न्यूक्लियर साइट्स को ख़त्म किया, लेकिन हमने एक प्रकार की रेजिलियंस दिखाई और हम इस युद्ध में डटे रहे और हम एक प्रकार से विजेता हैं। तो खुद को वो विक्टर क्लेम कर सकता है, खुद को विक्टोरियस क्लेम कर सकता है। यूएस का क्या कहना था? यूएस इनिशियली कहता था कि उसे इस युद्ध में इन्वॉल्व नहीं होना, उसे युद्ध से कोई लेना देना नहीं है, उस युद्ध में कोई रुचि नहीं है। फिर B-2 बॉम्बर के थ्रू अटैक करता है एस्फहान, नातांस, फोर्दो साइट्स पर। वो ये क्लेम कर सकता है कि फाइनली हमने सीज़ फायर करवाया दोनों देशों के बीच, हमारा मोटिव था सीज़ फायर करवाना, जिसमें हम सफल रहे, कामयाब रहे। तो ये हमारा जो मेन मोटिव था कि दोनों देशों के बीच सीज़ फायर हो जाए, वो हुआ और हम इसमें कामयाब हुए। विश्व ये कह सकता है कि फाइनली जो बढ़ता थ्रेट था वार का वो कुछ हद तक रुका और मिडिल ईस्ट में नॉर्मली कुछ हद तक टेम्परेरी सही लेकिन शांति तो हमें देखने को मिली और वो आई भी। तो हर पार्टी के पास कुछ न कुछ कहने को है, इसलिए अब आगे देखते हैं कि क्या होता है। लेकिन अब फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन क्या होगा? तो फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन ये हो सकता है कि ईरान खुद की रिपोस्टरिंग करेगा। ईरान खुद की रिपोस्टरिंग ऐसे करेगा कि हो सकता है अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम को वो अब कोवर्ट मैनर में चलाए, बिना किसी को बताए ढके छुपे ऑपरेट करेगा, बिना किसी को बताए ढके छुपे अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम को आगे बढ़ाएगा, न्यूक्लियर एनर्जी आगे बढ़ाएगा। उसके तीनों फैसिलिटी भले बर्बाद हो गई हों उन्हें रिबिल्ड करेगा, इंफ्रास्ट्रक्चर में खर्चे करेगा, दोबारा न्यूक्लियर प्रोग्राम को एक्टिवेट करने की कोशिश करेगा। मिडल ईस्ट में उसके जो प्रॉक्सीज़ हैं हिजबुल्ला, हूथी, हमास, इन्हें एक्टिवेट करेगा ताकि ये अगेंस्ट इज़राइल एक प्रकार का फ्रंट खोलें और इन्हें पीछे से बैकिंग देगा। यानी कि फिर ये इज़राइल के लिए एक प्रकार का ख़तरा, इज़राइल के लिए एक प्रकार का एक थ्रेट, एग्जिस्टेंशियल थ्रेट अगेंस्ट दीज प्रॉक्सीज़। हालांकि हिजबुल्ला, हमास काफ़ी हद तक कमज़ोर हो चुके हैं, लेकिन दोबारा से इज़राइल को इनसे निपटना हो सकता है। आगे ये प्लान इज़राइल बना सकता है। यहाँ तक कैसा लगा था कि सुप्रीम लीडर ऑफ ईरान कहीं इनकी तरफ खतरा ना हो, वो भी सुरक्षित बंकर में चले गए थे और उनके सक्सेसर की बात होने लगी थी और 3 नाम भी प्रस्तावित किए गए थे कि इनमें से किसी एक का नाम चुन लिया जाए यदि सुप्रीम लीडर अयतुल्लाह अली खमेनी इनकी डेथ हो जाती है तो। लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं और ईरान ने अपनी जो पॉलिटिकल लीडरशिप है उसकी रक्षा की, उसे बचा के रखा। तो कुल मिलाकर यहाँ पर ईरान की काफ़ी हद तक जीत आप कह सकते हो। तो अगर हम कहें इन समरी मैनर तो क्या मिला? इज़राइल का कुछ हद तक का जो ऑब्जेक्टिव था वो पूरा हुआ, न्यूक्लियर साइट्स बर्बाद हुई ईरान की, ये उसका ऑब्जेक्टिव था वो पूरा हुआ। ईरान की जीत आप ऐसे कर सकते हो कि उसने रेजिलियंस दिखाया, वो पूरी तरीके से हारा नहीं, उसे नुकसान हुआ, वाकई उसके शहर बर्बाद हुए, न्यूक्लियर साइट्स बर्बाद हुई, लेकिन वो खड़ा रहा, डटा रहा, रेजिलियंस दिखाया। यूएसए ने कहा कि हमें सीज़ फायर करवाना है, हम सीज़ फायर करवाएंगे, सीज़ फायर हुआ भी, दोनों देशों के बीच सीज़ फायर हुआ और आज वो एक्टिव है। लेकिन ये सीज़ फायर टेम्पररी है, आगे वॉर बढ़ सकता है,
इसका हॉरिजन बढ़ सकता है, तब ये लीथल होगा, तब इसे संभालना बहुत कठिन होगा। और वाकई इसके लिए प्रिपरेशन शायद ईरान और इसराइल दोनों कर रहे हों कि नेक्स्ट फेज ऑफ वार जब शुरू होगा तो कैसे टैकल करना है, कैसे लड़ना है और कैसे खुद की रक्षा करनी है और अपने जो इम्पॉर्टेंट एसेट्स हैं उनको कैसे बचाना है। सो लेट्स सी व्हाट हैपन नेक्स्ट। एट लीस्ट फॉर नाउ बोथ कंट्रीज हैव एग्रीड फॉर सीज फायर। अभी टेम्पररी पीस है, शांति है मिडिल ईस्ट में, और ये लंबे समय तक है तो ही अच्छा है, फॉर द सेक ऑफ ह्यूमन काइंड, फॉर द सेक ऑफ ह्यूमैनिटी। लेट्स सी, अगर इस बारे में कोई इन्फॉर्मेशन लेकर आती है जो कि सिग्निफिकेंट है तो मैं आप लोगों के लिए एक अपडेटेड वीडियो ले आऊँगा। टिल देन डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब द वीडियो एंड वाइडली स्प्रेड दिस वीडियो फॉर द नॉलेज ऑफ पीपल। यदि आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो आप इंस्टाग्राम, टेलीग्राम के थ्रू हमसे जुड़ सकते हैं। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन है, आप जाइए और इसे ज्वाइन कीजिए और प्रमोट कीजिए वीडियो, प्रोपोगेट कीजिए वीडियो, ताकि लोग जान पाएँ कि क्या रहा इसका गोल, क्या हुआ इस वार में और कौन जीता, कौन होगा, क्या कैलकुलेशन लोगों की थी। थैंक्स फॉर वॉचिंग, डू सब्सक्राइब चैनल। जय हिंद, जय भारत।